आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्रोथ हार्मोन इफ़ेक्ट्स ऑन द बोन ग्रोथ। ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें समझने से पहले आपने एक दो बातें याद रखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपने क्या याद रखनी है, वो ये है कि एक बोन जो होता है ना, लॉन्ग बोन, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल पार्ट जिसको कहते हैं शैफ्ट या डायाफाइसिस, या पहले भी पढ़ चुके होंगे, जनरली आपको बता रहा हूँ। और जो एंड्स होते हैं इनको कहते हैं एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, ये बात याद रखनी है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरा जनरल रूल के तौर पे आपने ये बात याद रखनी है कि एक बोन की ग्रोथ दो तरह की हो सकती है। लेट्स सपोज एक मेरे पास ये बोन पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये इस फॉर्म से अगर इस तरीके से इंक्रीज हो गई है, इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज इन लेंथ दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। और अगर ये बोन थी, लेट्स सपोज ये बोन पड़ी हुई थी, तो क्या हो गया, इसकी थिकनेस इंक्रीज हो गई है, इस फॉर्म में आ गई है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो वो दो बातें याद रखनी है। बोन के पार्ट होते हैं ये शैफ्ट और डायफाइसिस होती है, और एपीफाइसिस एंड्स को कहते हैं। और उसके बाद क्या होती है, ग्रोथ क्या हो सकती है, या तो लेंथ इंक्रीज होगी तो प्राइमरी ग्रोथ है, अगर थिकनेस इंक्रीज हो गई तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये याद रखेंगे तो ग्रोथ आसानी से आपको बोन के ऊपर इसका इफेक्ट समझ आ जाएगा। तीसरी बात ये होती है कि जब भी बोन फॉर्मेशन होती है तो कार्टिलेज फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है। कार्टिलेज पहले बनता है और बाद में ये क्या होता है, बाद में बनने के बाद ये चेंज हो जाता है इनटू द बोन। तो जब भी कहीं पे भी बोन न्यू बननी है तो क्या होगा, मोस्टली बोन्स में जो कार्टिलेज ना सोसिफिकेशन से बनती है, उनमें क्या होता है कि कार्टिलेज पहले बनता है, बाद में ये बोन में चेंज हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये ग्रोथ कैसे करवा रहा होता है। अब पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी बोन जब भी बननी होती है, न्यू बोन बननी होती है, तो क्या होता है कि पहले कार्टिलेजनस मॉडल उसका बनता है, कार्टिलेज बनता है, बाद में कार्टिलेज किस में चेंज हो जाता है, बोन में। तो कार्टिलेज बनवाने के लिए ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, आपको पता है कि कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। अब कॉन्ड्रोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है ताकि मोर प्रोटीन डेपोजिट करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डेपोजिशन इसको बढ़ा देता है, नंबर वन। दूसरा काम ये क्या करता है कि एक कॉन्ड्रोसाइट लेट्स सपोज, तो कॉन्ड्रोसाइट्स का नंबर बढ़ाना शुरू कर देता है, रिप्रोडक्शन ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट्स, ओस्टियोजेनिक सेल, बोन फॉर्मिंग सेल्स की नंबर बढ़ा देता है, नंबर इंक्रीज करवा देता है। और तीसरा काम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करवाता है, कि ये कन्वर्जन स्टार्ट करवा देता है, कन्वर्जन ऑफ द कॉन्ड्रोसिटिक सेल, कॉन्ड्रोसाइट की कन्वर्जन करवाता है इनटू द ओस्टियोजेनिक सेल्स। ओस्टियोजेनिक सेल्स के अंदर ये क्या करवा देता है, इसकी कन्वर्जन स्टार्ट करवाता है। तो इन तीन तरीकों से कि प्रोटीन डेपोजिट करवा के कॉन्ड्रोसाइट का पहले नंबर ज़्यादा बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्टिलेज बने, फिर कॉन्ड्रोसिटिक सेल्स की कन्वर्जन करवाता है ओस्टियोजेनिक सेल्स में ताकि ये जो कार्टिलेज बना है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्राइमरी ग्रोथ कैसे करवाता है। प्राइमरी ग्रोथ ऐसी होती है कि लेट्स सपोज कि एक छोटी सी हमारे पास पड़ी हुई है बोन, ये इसका एपीफाइसिस है, ये भी एपीफाइसिस है जो एंड्स हैं, लेकिन ये क्या इसका डायफाइसिस है। एपीफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान यहाँ पे ये क्या पड़ा होता है, कार्टिलेज होता है, इसको कहते हैं एपीफिजियल कार्टिलेज। तो ये क्या करवाता है कि एपीफिजियल कार्टिलेज बनाना शुरू कर देता है। अब लेट्स सपोज ये बोन थी, ये इसका एंड थे, तो यहाँ पे एपीफिजियल कार्टिलेज बढ़ गया। जैसे जैसे एपीफिजियल कार्टिलेज डेपोजिट होता जाता है, एंड और शाफ्ट एक दूसरे से अवे जा रही है, यानी बोन की लेंथ बढ़ती जाती है। अल्टीमेटली क्या होगा कि बोन ने जब अपनी एक डेफिनेट लेंथ अचीव कर ली है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जितना सारा कार्टिलेज नया बना था ये किस में चेंज हो जाएगा, सारे का सारा बोन में चेंज हो जाएगा। और बाद में क्या हो जाएगा कि बोन की लेंथ इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ गई, बोन की लेंथ इंक्रीज हो गई है। लेकिन होता क्या है कि ये कार्टिलेज जब बोन में चेंज हो जाता है एडल्टहुड, जब एडल्टहुड आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि नया एपीफिजियल कार्टिलेज ऐड नहीं हो रहा होता। जब नहीं हो रहा होता तो जितना पहले का पड़ा था वो सारा न्यू बोन बन चुकी होती है, क्योंकि एपीफाइसिस और डायफाइसिस आपस में फ्यूज़ कर चुके होते हैं। तो एडल्टहुड से पहले पहले तक ये सारी क्या करवाता है, प्राइमरी ग्रोथ कैसे करवाता है कि एपीफिजियल कार्टिलेज ऐड करवाता जाता है, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बोन की लेंथ बढ़ जाती है, बाद में ये कार्टिलेज किस में चेंज हो जाता है, इनटू द बोन्स। तो इस तरीके से ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। लेकिन याद रखना है कि ये होती कब है, एडल्टहुड से पहले पहले, क्योंकि उस वक्त तक बोन के एंड फ्यूज़ नहीं किए होते, बोन की लेंथ इंक्रीज हो सकती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं सेकेंडरी ग्रोथ कैसे करवाता है। सेकेंडरी ग्रोथ ऐसे करवाता है कि लेट्स सपोज ये पड़ी हुई है बोन, तो आपको पता है कि बोन के इर्द गिर्द क्या होती है, पेरियोस्टियम होती है। पेरियोस्टियम के अंदर कुछ ओस्टियोब्लास्ट पड़े हुए होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, या मेडलरी कैविटी के अंदर कुछ ओस्टियोब्लास्ट पड़े होते हैं। इन ओस्टियोब्लास्ट को ये क्या करवा देता है, स्टिमुलेट कर देता है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो न्यू बोन बनानी शुरू कर दें। आपको पता है ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये ओल्ड बोन थी, इसकी सर्फेस के ऊपर न्यू बोन बनना शुरू हो जाती है। इस न्यू बोन की जो सरफेस के ऊपर न्यू बोन बनती है तो बोन की थिकनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन ये फैक्ट एडल्टहुड के बाद भी हो सकता है, क्योंकि बोन की थिकनेस तो बाद में भी इंक्रीज़ हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, अगर एडोलिसेंस के बाद क्या करने कि एडल्टहुड के बाद हम एक ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करें, तो मेम्ब्रेनस बोन जैसे कि स्कल की बोन है और जो जितने भी हैं ये जो है बोनी प्रोटोबरेंस आइज़ के ऊपर बन जाते हैं, ठीक है, उनकी फर्दर स्टिमुलेट हो जाती है, क्योंकि मेम्ब्रेनस बोन तो ग्रो कर सकती हैं। और हमारी जॉ बोन्स जो हैं, अगर एडल्टहुड के बाद ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्ट किया जाए तो इनकी भी फर्दर ये भी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, जो है
अच्छा जी, ये बात डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर सोमैटोमेडिन्स। तो सोमैटोमेडिन्स क्या होते हैं? अब क्या किया गया कि पास में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि कॉन्ड्रोसाइट्स थे जो कार्टिलेजिनस सेल्स होते हैं, इनको ना आउटसाइड द बॉडी ग्रोथ हार्मोन इनको आउटसाइड द बॉडी प्रोवाइड किया गया। तो अब क्या हुई, इनकी ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन हुई। इनकी जो ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन हुई, इनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। देखा ये गया कि जो बॉडी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट की ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन होती है आउटसाइड द बॉडी, उसकी निस्बत जो है बॉडी की निस्बत आउटसाइड द बॉडी प्रोलिफरेशन बहुत कम हुई। तो इसका मतलब एक बात यहाँ से वादे हो गई कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है जो ग्रोथ हार्मोन के एक्शन को जो है वो पोटेंट बना रही है, जिस क्योंकि वो आउटसाइड द बॉडी नहीं थी, इस वजह से आउटसाइड द बॉडी कॉन्ड्रोसाइट की प्रोलिफरेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो बाद में ये बात सामने आई कि जब ग्रोथ हार्मोन अपना एक्शन परफॉर्म करता है, डिफरेंट टिश्यूज़ के ऊपर जाके एक्ट करता है, तो होता क्या है कि लिवर सेल्स जो होते हैं ना, लेट्स सपोज ये लिवर का सेल है, इसके ऊपर इसके रिसेप्टर्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जब इसके ऊपर जाके एक्ट करता है तो ये सेल्स जो हैं एक प्रोटीन बनानी शुरू कर देते हैं। इस प्रोटीन्स को कहते हैं सोमैटोमेडिन्स। ये सोमैटोमेडिन्स इनको कहते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 7500। ये होती क्या प्रोटीन नेचर में और बनती क्या पे मेनली प्रोड्यूस करता लिवर, लेकिन कुछ और बॉडी के पार्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मेजर जो है ग्रोथ हार्मोन के एक्शन की वजह से जब लिवर के ऊपर जाके एक्ट करता तो ये सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं सोमैटोमेडिन। अब ये सोमैटोमेडिन जो होती है इनकी 4 टाइप्स होती हैं, और इनको जो ग्रोथ हार्मोन जब बोन के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है तो मेजर एक्शन जो होता है बोन के ऊपर ये होता है थ्रू द सोमैटोमेडिन। तो सोमैटोमेडिन मेनली ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बोन ग्रोथ जो है इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन की मदद कर रही होती है। अब सोमैटोमेडिन होती क्या है, प्रोटीन होती हैं। अब इसमें असल में 4 टाइप्स हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं सोमैटोमेडिन सी। आपने ये बात याद रखनी है, 4 में से सोमैटोमेडिन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनका मेजर जो ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट है इंसुलिन की तरह होता है। इंसुलिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि ग्रोथ पे कैसे इफेक्ट करता है। तो ग्रोथ पे इंसुलिन लाइक इफेक्ट होता है, इसलिए इनको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। जनरली सोमैटोमेडिन को इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, लेकिन सोमैटोमेडिन सी को खासतौर पर कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। इसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का इसको नाम दिया जाता है। अब इसके एसोसिएटेड 2 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पास जो है एग्जामिनर के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। आप पास पेपर में देखेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि डिवार्फिज्म क्या होता है, डिवार्फिज्म की टाइप्स बताएं वो आपको बताता हूँ। तो ये जो टाइप्स ऑफ द डिवार्फिज्म है, डिवार्फिज्म होता क्या है कि जब पर्सन की बोन प्रॉपरली ग्रो ना कर सके तो पर्सन का जो स्टेचर है वो शॉर्ट रह जाता है, जिसकी वजह से पर्सन जो होता है उसका कद छोटा रह जाता है। इसको कहते हैं डिवार्फिज्म। अब डिवार्फिज्म की 2 टाइप्स हैं, ये एसोसिएटेड होती हैं विद द सोमैटोमेडिन। कौन कौन सी मैं आपको वो बताता हूँ। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एक टाइप है अफ्रीकन पिग्मीज। अफ्रीका में एक लोगों का ग्रुप रहता है, काले कलर के होते हैं वो, ब्लैक कलर में ज़्यादातर, और उनका कद होता है छोटा, इसलिए उनको कहते हैं अफ्रीकन पिग्मीज। और वो असल में उनकी जो क्योंकि ग्रोथ इतनी प्रॉपर नहीं हुई होती, इसलिए उनको कहते हैं अफ्रीकन पिग्मीज डिवार्फ। ठीक है, एक टाइप तो ये हो गई। अब इसमें क्या होता है कि कंजेनिटली ये जो लोग होते हैं ना अफ्रीकन पिग्मीज, इनमें क्या मसला होता है कि कंजेनिटली सोमैटोमेडिन सी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि सोमैटोमेडिन सी मेजर है जो है वो पोटेंट फैक्टर है स्केलेटल ग्रोथ का। तो इस वजह से इनकी बोन प्रॉपर जो है लेंथ अचीव नहीं कर सकती और ये डिवार्फ रह जाते हैं। इसके बाद है लेवी लोरेन डिवार्फिज्म। ये क्या होता है, इसमें होता क्या है कि जब लीवर के ऊपर आके ग्रोथ हार्मोन एक्ट कर रहा होता है ना, तो रिसेप्टर जो होते हैं ये होते हैं डिफेक्टिव, जिसकी वजह से अब ग्रोथ हार्मोन तो आके एक्ट कर रहा है लेकिन रिसेप्टर इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिसेप्टर के डिफेक्टिव होने की वजह से सोमैटोमेडिन सी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। अल्टीमेटली फिर वही इफेक्ट आएगा, स्केलेटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकेगी और जिसकी वजह से पर्सन का कद छोटा रह जाएगा। इसको कहते हैं लेवी लोरेन डिवार्फिज्म। अब दोनों में आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें रिसेप्टर का मसला है। ग्रोथ हार्मोन तो आ रहा है ना, जब ग्रोथ हार्मोन आके एक्ट कर रहा है लेकिन रिसेप्टर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो कंपनसेटरी ग्रोथ हार्मोन और आएगा। तो इसमें इसका मतलब ये हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल और मोर, जब भी इसका लेवल चेक करेंगे ग्रोथ हार्मोन का, वो नॉर्मल भी हो सकता है ना, ज़्यादा भी हो सकता है, कभी भी कम नहीं होगा। जबकि सोमैटोमेडिन सी का लेवल ऑलवेज कम होगा और पर्सन का शॉर्ट स्टेचर होगा। तो ये डिवार्फिज्म होता है, लेवी लोरेन डिवार्फिज्म। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं सोमैटोमेडिन और ग्रोथ हार्मोन में अगर देखा जाए तो इनमें से मोर पोटेंट एक्शन किसका है, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन किसका है। तो इसकी वजह है, इसके में से जो मोर पोटेंट एक्शन होता है वो होता है सोमैटोमेडिन सी का। ग्रोथ हार्मोन का पोटेंट एक्शन प्रोलॉन्ग्ड एक्शन नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है, स्टार्ट में गाइडेंस चैप्टर 75 जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि आपने ये जनरल रूल याद रखना है कि जो सब्सटेंस प्रोटीन के साथ बाइंड करके रहता है टाइटली, प्रोटीन क्योंकि मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकती इसलिए वो सर्कुलेशन के अंदर ही रहता है, उसकी हाफ लाइफ होती है ज़्यादा, वो स्लोली मेटाबोलाइज होता है। अब होता क्या है कि जो सोमैटोमेडिन सी होता है, सोमैटोमेडिन सी, ये क्या होता है, इसकी हाफ लाइफ होती है 20 आवर। इसकी वजह क्या होती है कि टाइटली बाउंड करके रहता है प्रोटीन के साथ। जबकि ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ होती है जस्ट 20 मिनट। उसकी वजह क्या होती है कि ये वीकली प्रोटीन के साथ बाउंड करता है। तो मोर पोटेंट होता है वो होता है सोमैटोमेडिन सी।